Ed Gein was a kind of meek, unremarkable man. There's something eerie about that. Gein was digging up bodies, but what he did with the body parts is extraordinary. Gein was so enmeshed with his mother that he wanted to become his mother. Ed Gein had Spire, Psycho, and Texas Chainsaw Massacre. Ed Gein was Norman Bates, and Norman Bates was Ed Gein. What he was like as a person was extremely unique. You see in his house, too, it's an exteriorization of his own mind. What did you intend to do with their body? What parts would you take, Paul? Who helped you when you got them out of the graves? Would you enjoy it while you were doing it? I really didn't think. Good evening, everyone. My name is Kush and welcome back to another crime case study. क्या तुमने साइको मूवी देखी है जो 1960 में रिलीज हुई थी? हाँ, वही मूवी जिसमें एक इंसान ने अपने पूरे घर में लाश ही लाश रखी थी, कुछ को कबर्ड के अंदर चुराकर, कुछ को बाथटब में, कुछ को अपने लिविंग रूम में, एंड हर जगह पूरे घर में सिर्फ लाश ही थी। एंड ये स्टोरी उसी इंसान की है। क्या तुम्हारे घर में कोई फर्नीचर है? ऑब्वियसली होगा, बट मैं उन फर्नीचर की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम्हारे घर पर है। मैं ऐसी फर्नीचर की बात कर रहा हूँ जो काफी स्पेशल है, जो ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन स्किन से बने हैं एंड जिसे इस इंसान ने बनाया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स नाउ know a little more about today's case revolving around the man who made human furniture, Ed Gein. Ed Gein was born on 27th August 1906 in La Crosse country, Wisconsin. उसके फैमिली में टोटल 4 लोग थे। वो उसके पेरेंट्स जॉर्ज फिलिप एंड अगस्टा विल्समिन और उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम हेनरी जॉर्ज विल था। एंड कुछ समय बाद अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए वो लोग प्लेनफील्ड विस्कॉन्सिन शिफ्ट हो जाते हैं। एंड प्लेनफील्ड शिफ्ट होने से पहले उनका एक ग्रोसरी शॉप भी था जिसे उन लोगों ने बेच दिया। ऑब्वियसली वो वहां नहीं रह रहे हैं और उन्हें पैसे की भी जरूरत थी, तो इसलिए उन्होंने उसे बेच दिया। एंड एड की माँ उसके फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो एक अल्कोहलिक थे एंड वो कोई सा भी जॉब 1 महीना भी लगातार नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ हिज अल्कोहलिक नेचर। एंड ऑब्वियसली जो लोग पी के रहते हैं वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसी कारण उनका एक भी जॉब कोई 1 मंथ तक भी नहीं चला। इसके कारण उन्होंने काफी प्रोफेशन में काम किया, लाइक पेंटर, सेल्समैन एंड एक्सेट्रा। एंड बचपन से ही उसकी माँ उन दोनों बच्चों को बाकियों से दूर रखती थी क्योंकि उनका ये मानना था जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको काफी जल्दी कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है कोई भी गलत काम करने के लिए। एंड आई टोटली गेट इट, ये सही बात है, बच्चों को इन्फ्लुएंस करना काफी आसान होता है rather than कोई एडल्ट को। एंड ऐसा होता भी था एड के केस में। बट उसका जो भाई था हेनरी, वो बिल्कुल उससे अलग था। एक तरफ हेनरी को घर से बाहर रहना ही पसंद था एंड दूसरी तरफ एड को घर पे ही रहना पसंद था। वो ज्यादातर अपना टाइम घर पर ही बिताता था एंड जब वो घर से बाहर निकलता था या तो वो ट्यूशन जाता था या फिर वो अपने स्कूल जाता था एंड उसके सिवा वो हमेशा घर में ही रहता था क्योंकि उसे घर पर रहना पसंद था। एंड घर से ना बाहर निकलने के कारण एड के अंदर काफी सोशल स्किल्स कम, जैसे लोगों से कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करना है एंड लोगों से दोस्ती कैसे करना है, ये सब से वो बिल्कुल ही दूर था। उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। उसकी मदर बेसिकली जो चर्च में फादर होते हैं उनके असिस्टेंट जैसे थी जो बाकियों को सिखाती थी एंड उसे ये करना काफी पसंद था। और वो अपने बेटों को ये बताती थी कि द इनेट इमोरलिटी ऑफ द वर्ल्ड, the evil of drinking and her belief that all women were promiscuous और सभी डेविल की कठपुतलियां हैं। एंड वो ये सब अपने बच्चों को सिखाने के लिए एक रिजर्व टाइम रखती थी। वो रोज ये बाइबल से पढ़ कर अपने बच्चों को सिखाती थी एंड वो ज्यादातर कुछ सिलेक्टिव चीजें ही बताती थी उन लोगों को, जैसे द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द बुक ऑफ रेवलेशन,
जिसमें डेथ, मर्डर एंड डिवाइन रिट्रीब्यूशन के बारे में है। एंड एड इन सबको अब आइडोलाइज करने लगा, वो उसे सब कुछ मानने लगा अपना, एंड वो इसे अब धीरे धीरे ऑब्सेस्ड होते जा रहा था। एंड ऑन अप्रैल 1, 1914 एड के फादर का डेथ हो जाता है ड्यू टू हार्ट फेलियर, अल्कोहल के कारण एट द एज ऑफ 66, जिसके कारण एट अ वेरी स्मॉल एज वो दोनों भाई मिलकर छोटे मोटे जॉब करके अपने रहने के लिए पैसा कमाने लगे। एंड क्योंकि एड शाही था तो उसे बेबी सिटिंग करना शुरू किया नेबर्स का, एंड हेनरी सेल्समैन जैसी जॉब करने लगा। एंड ये सब जॉब करते करते हेनरी एक मैरिड वुमेन से मिलता है, जिसके साथ आफ्टर सम टाइम डेट करना भी स्टार्ट किया। एंड वो लड़की पहले से शादीशुदा थी, एंड इवन उसके 2 बच्चे भी थे। एंड वो अपना ज्यादातर टाइम अब उसके साथ बिताने लगा, एंड वो पैसे भी अब अपने घर में ज्यादा देता नहीं था, वो वहाँ खर्चा करता था। एंड कुछ दिनों बाद तो वो उसके साथ शिफ्ट होने की बात भी करने लगा अपने भाई और मॉम के साथ। एंड ये सब जानकर उसकी मॉम एंड उसका भाई काफी डिसअपॉइंट होते थे। एक तो घर में पैसों की कमी है, एंड वो जो कमा रहा है वो भी वो उसे दे देगा, एंड उसके साथ शिफ्ट हो जाएगा तो हम लोग कैसे रहेंगे। एंड ऑब्वियसली वो उसका भाई भी था, तो वो अपने भाई के लिए थोड़ा कंसर्न था, क्योंकि एक भाई कभी नहीं चाहेगा कि उसका भाई एक मैरिड वुमन के साथ रहे, एंड इवन उसका 2 बच्चे हैं। बाद में अगर कोई आया उसके साथ कुछ किया उस सब के चक्कर में, वो कोई नहीं चाह रहा। एंड आई टोटली गेट इट, ये एक सही पॉइंट था उसका। एंड ऑन May 16, 1944 एड अपने प्रॉपर्टी में आई मीन गार्डन में जब एक प्लांट लगा रहा होता है, तभी अचानक से उसका पूरा घर जलने लगता है। वो तुरंत फायर डिपार्टमेंट को कॉल करता है, एंड वो तुरंत वहां पर रीच भी करते हैं, एंड वो घर को बुझाने चालू कर देते हैं। एंड उसने तुरंत बोला कि मेरा भाई मिसिंग है, मेरा भाई अंदर ही हो सकता है, तुम जैसे तैसे उसको बचाओ। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी भाई की वही पर डेथ हो जाती है आग से जलने के कारण। एंड पुलिस इस केस को एक एक्सीडेंट बताकर इस केस को बंद कर देती है। बट आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर पोस्टमार्टम ये पता चला कि हेनरी का जो डेथ हुआ था वो जलने से नहीं हुआ था। उसको जलने से पहले किसी ने कुछ भारी चीज से उसे मारा था, एंड इवन उस चोट के कारण भी उसकी डेथ नहीं हुई, उसकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है। एंड इसके बाद जो स्टॉकिंग कार्ड आता है, जब इन्वेस्टिगेशन थोड़ा और डीप में किया जाता है, तब ये पता चलता है ये जो उसका डेथ हुआ है ये एक सैक्रिफाइस था जो गॉड को दिया गया था। बट किसने किया था, क्यों किया था, ये अभी भी राज है। और अब एड और उसकी माँ अकेले रहने लगे। एंड कुछ दिनों बाद ही उसकी मॉम को एक शौक आता है, बट सी सर्वाइव। और उसके बाद एड अपनी माँ का जितना हो सके उतना ध्यान रखने लगा, और कुछ दिन काफी अच्छे गए। बट अनफॉर्चुनेटली ऑन दिसंबर 29, 1945 एट द एज ऑफ 67 उसकी भी डेथ हो जाती है। एंड एड अब पूरी तरह से अकेला हो जाता है। और क्योंकि एड के पास कुछ अच्छा सोशल स्किल्स नहीं था, क्योंकि वो बचपन से ही घर पर रहता था, जिसके कारण उसने अब छोटे मोटे जॉब करना शुरू किए, बट कोई भी वो अच्छे से कर नहीं पा रहा था, उसे कम्युनिकेशन आता ही नहीं था। और जिसके बाद उसने अपने घर को ही सोचा वो रेंट पर देकर कुछ ना कुछ जो भी उसको मिले वो ऐसा करेगा। एंड वो ऐसा करने लगा। सिर्फ एक किचन के पास में उसका रूम था, उसे छोड़कर वो पूरे घर को रेंट पर दे दिया था ताकि उसे कुछ ना कुछ मिलते रहे। एंड ठीक किचन के पास में जो रूम था वहां पर वो अकेले रहने लगा, जहां पर उसे इंटरेस्ट आने लगा पल्प मैगजीन्स में, जो कि बेसिकली एक फिक्शनल मैगजीन होती है जिसमें कैनिबलिज्म यानी ह्यूमन ऑर्गन्स एंड ह्यूमन फ्लैश को खाना, नाजी एट्रोसिटीज। इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 में कुछ लोगों के ह्यूमन बॉडी से लैम्प, सजावट की चीज, शोपीस जैसी चीजें बनाई थी। एंड उसको ये सब पढ़ने में मजा आने लगा। एंड उसने सोचा क्या होगा कि अगर मैं इन सारी चीजों को अपने हाथों से बनाऊं, एंड बनाते हुए मुझे क्या क्या चीजें लग सकती हैं, एंड ये करते हुए कितना मजा आ सकता है। मतलब उसने सिर्फ ये चीज सोचा कि कैसे उसने बनाया, क्या मैं बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। तो बस ही वाज थिंकिंग। एंड क्योंकि उसका इतना डायरेक्ट हो चुका था, फैमिली मेंबर में भी कोई नहीं था, वो अकेले रहता था, एंड उसे कोई जॉब भी नहीं मिलती थी। इसीलिए जहाँ वो रहता था उसके गवर्नमेंट ने उसे एक फार्म हाउस दिया एंड उसे एक जॉब दी एज अ लोकल म्युनिसिपल रोड क्रू।
and crop threshing. And from 1946 to 1956 उसने 80 एकड़ जमीन बेच दी, जिसका उस टाइम $4,700 का वैल्यू था। एंड ऑब्वियसली वो उसका नहीं था, बेसिकली उसके भाई का था, बट उसके भाई के जाने के बाद ऑब्वियसली वो उसका ही होगा, तो उसने ये सब कुछ बेच दिया, जिससे उसने काफी सारी चीजें खरीदी अपने कुछ काम को करने के लिए। एंड वो क्या काम था तो आप समझोगे। एंड कुछ सालों बाद ऑन द मॉर्निंग ऑफ November 16, 1957, 58 years old, पेनफील्ड के हार्बर स्टोर के ओनर इस मॉडल अपने स्टोर से 9:30 सुबह निकल जाता है, क्योंकि वहाँ डियर हंटिंग का सीजन चल रहा था, तो दुकान में काफी कम कस्टमर थे, इसीलिए वो जल्दी निकलता है। एंड जब उसका बेटा डेप्यूटी शेरिफ फ्रैंक वुडेन, जो एक पुलिस ऑफिसर था, वो ठीक 5 बजे स्टोर पर जाता है, तभी वो देखता है कि वहाँ काउंटर से कैश गायब है और वहाँ खून की कुछ बूंदें हैं और उसकी मॉम भी गायब है। एंड तुमने कभी भी अगर किसी ग्रोसरी स्टोर या फिर मॉल से कुछ सामान लिया है, ऑब्वियसली तुमने लिया ही होगा, मैं इतना डम कैसे बोलता हूँ, तो उसके बाद जब तुम बिल पेमेंट करते हो तब तुम्हें एक रिसिप्ट मिलता है, एंड वो रिसिप्ट उनके पास भी एक रहता है एंड तुम्हें भी एक कार्ड भी देते हैं, एंड वो एक रिसिप्ट तुम्हारे पास रहता है एंड वो एक उनके डाटाबेस में सेव हो जाता है, जो भी तुम शॉपिंग करते हो उसके बारे में। एंड उसके अंदर जो लास्ट बिल था वो एड गोइंग का था, जिसने एक एंटी फ्रीजर लिया था। एंड उस टाइम एड गोइंग ही आता है सुबह के 5 बजे से किडनैप करने, एंड वो उससे सामान खरीदता है, एक एंटी फ्रीजर, एंड वो उसे बिल काउंटर पे लेके जाता है। एंड जैसे ही वो उस बिल को स्कैन करके बता रही थी कि इसका कितना अमाउंट पे करना है, तभी उसने पीछे से उसे पकड़ लिया, पहले चाकू से मारा, तभी उसका कुछ खून जमीन पे गिर गया एंड वो उसे किडनैप कर वहां से निकल गया, ये बिना सोचे कि वहां पर एक रिसिप्ट है उसके नाम का। एंड जिसके बाद वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है। ऑब्वियसली वो उसका पर्सनल मैटर था, तो वो खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, ये तुम जानते ही हो कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर का कुछ पर्सनल मैटर या पर्सनल थिंग से कुछ रिलेटेड कोई केस होता है तो वो उसे हैंडल नहीं किया जाता, तो वो केस उसे नहीं लिया जाता, क्योंकि वो इमोशनली कुछ गलत कर सकता है। इसीलिए उसने पुलिस ऑफिसर को कॉल किया एंड पुलिस ऑफिसर तुरंत वहां आए एंड वो तुरंत गए एंड विल को गिरफ्तार कर एंड उसे एक ग्रोसरी शॉप से गिरफ्तार भी किया जाता है। एंड उसके बाद उससे काफी देर तक पूछताछ किया जाता है कि तुमने उसे क्यों किडनैप किया एंड वो कहाँ, पर उसने कुछ भी नहीं बताया पुलिस को, वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। जब पुलिस उसके अपार्टमेंट में चली जाती है देखने की उसने शायद उसे वहां पर छुपाया है या नहीं। घर के अंदर घुसते ही वो देखते हैं कि सामने ठीक मेन गेट पर एक इंसान की बॉडी को उसके दोनों हाथों को रस्सी से बांधकर वहां पर लटकाया गया है बिना सर के। और द वर्स्ट पार्ट कि उसकी बॉडी के अंदर सब कुछ सब कुछ हड्डी से लेकर सब कुछ निकाला गया था। एंड ये देखते ही पुलिस नाइटमेयर में चले गए एंड जैसे ही पुलिस उस घर के अंदर घुसती है, पुलिस को और भी डरावनी चीजें दिखने मिलती है, पुलिस को और भी डरावनी चीजें देखने मिलती है। वो एक से बढ़कर एक काफी तरह के सजावट की चीजें, फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, मतलब काफी सारी चीजें मैं बताने जा रहा हूँ वहां पर पुलिस को क्या क्या मिले। Whole human bones and fragments, a waste basket made of human skin covering several chairs, skulls on his bedposts, female skulls, some with the tops off, bowls made from human skulls, a corpse made from a female torso skinned from sub-shoulder to waist, leggings made from human legs, mask made from the skin of female heads, Mary Hogan's face mask in a paper bag, Mary Hogan's skulls in a box, Berlin Wooden's entire head in a burlap sacks, Berlin Wooden's hearts in a plastic bag in front of Jean's portable stove, 9 jewels in a stove, a young girl dressed and jewels of 2 females, judged to have been
about 15 years old, a belt made from female human nipples, 4 noses, a pair of flips on a window shade drawstring, a lampshade made from skin of a human face, fingernails from female fingers, a female human nipples total. एंड इन सारी चीजों का उन लोगों ने फोटोज लिया एज अ एविडेंस एंड जब ये फोटोज को कोर्ट में ट्रायल में दिखाया गया तो वो इतनी डिस्टर्बिंग थे कि कोर्ट वालों ने तुरंत उसे बोला कि तुम इसे डिस्पोज कर दो एंड उससे जो जो चीज मिली है उस घर में वो सारी चीजों को तुम जलाकर बराबर कर दो क्योंकि अगर कोई इसे देख लेता है तो वो शायद पागल हो सकता है एंड इस सारी चीजों को डिस्पोज किया गया एंड उसमें 40 अलग अलग लोगों का डीएनए मिला एंड उनके स्पिन्स मिले एंड जब पुलिस ने उससे पूछा तुमने इन सारे लोगों को क्यों मारा एंड कहां कहां से मारा तब उसने बोला कि मैंने ये सारे लोगों को नहीं मारा उसने सिर्फ 2 लोगों को मारा है जो दोनों ही स्टोर के ओनर थे एक तो मिस गुडेन एंड एक मैरी हवा एंड बाकी के बॉडीज को उसने एक कब्रिस्तान से चोरी कर रहा है एंड पुलिस इस चीज पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है एंड जब पुलिस जाती है इन सबको जहां जहां वो बोला जहां जहां से उसने चोरी किया तो पुलिस को मिलता है कि हाँ ये सच बोल रहा था कि इसने उन मुर्दा लोगों को निकाला है उनसे ये सब बना है एंड जब उसका ट्रायल शुरू किया गया तो सब भी जानते थे कि वो कितना बड़ा पागल इंसान है जिसके कारण उसका मेडिकल टेस्ट हुआ गया एंड जिसमें he was diagnosed with schizophrenia और इसी मेंटल इलनेस के कारण उसे जेल ना भेजकर सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल फॉर द क्रिमिनल इंसेन में लेकर गया जहां उसे 10 साल लगातार ट्रीट किया गया एंड उसके बाद उसे 2 मर्डर के गुनाह में उसे उम्र कैद की सजा दी गई एंड ऑन 26 जुलाई 1984 Edwin died of lung cancer at the Mendota Mental Health Institute. दूर जब मैं इस केस को पढ़ रहा था ना तब मेरा दिमाग घूम गया कि आखिर कोई इंसान इतना मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है कि आखिर कोई कैसे ऐसे कर सकता है वो कितना बड़ा ये साइकोपैथ क्यों ना हो एंड ये केस हमें ये बताती है कि इंसान कुछ भी कर सकता है जो तुम सोच सकते हो वो भी एंड जो तुमने कभी नहीं सोचा वो भी कर सकता है एंड आज का केस यहीं पर खत्म होता है आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई है एंड अगर तुम्हें मेरे आवाज में थोड़ा चेंजेस दिख रहा होगा तो सॉरी क्योंकि मेरे मुंह में कुछ छाले हो गए हैं तो इसलिए मैं बोलने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है एंड आई होप यू ऑल आर फाइन एंड प्लीज बी सेफ एंड बी वेरी वेरी क्लोज टू योर क्लोज वन बिकॉज ये दुनिया दिन पर दिन काफी क्रूर होने जा रही है एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय सी यू अगेन